हेलो हेलो हेलो, वेलकम बच्चों, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। बच्चों ये सेशन स्पेशली डिज़ाइन है उनके लिए जो IOCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IOCL जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि IOCL 2025 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। अब जैसे कि एग्ज़ाम डेट हम 31 अक्टूबर 2025 जो है वो बताई जा रही है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों हमारे पास लगभग एक मंथ ही मान लेते हैं। आज 20 तारीख है, तो अगर हम अगली सीधा 20 तारीख को देखें तो उसके बाद हफ्ता भर बचेगा आपका रिवीजन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पास 1 मंथ ही लगभग है। तो 30 to 40 डेज़ की अगर आप बात करें तो 30 to 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है कि अक्टूबर का महीना सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो बात है वो ये है कि अक्टूबर का महीना मोस्ट डिस्टर्ब्ड महीना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल हमारे आते हैं। नवरात्रे है, दशहरा है, भाई दूज है, दिवाली है, फुल ऑफ फेस्टिवल और रौनक रहता है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी होता ही, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, नहीं भी रहते तो भी आप दिवाली या किसी चीज़ के लिए घर जाओगे। तो ठीक है, फैमिली टाइम अपना टाइम पे एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट वो सेम रहे। तो उसी को लेके आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बच्चों कि IOCL में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को क्या क्या रखना है इस एक महीने के लिए। तो अगर आप 30 से 40 दिन का ये प्लान करके चल रहे हैं कि भाई जितना मैंने पढ़ लिया, अब 30 से 40 दिन मुझे क्या करना है कि IOCL, क्योंकि आप सबको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब है, अच्छा हाई पे स्केल जॉब होता है ऑयल कंपनीज में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए 100% ट्राई करना बनता है कि पूरा ट्राई किया जाए। अब पेपर पैटर्न को आप जानते हैं बच्चों कि हमारे पास टेक्निकल पार्ट होता है इसमें और नॉन टेक्निकल पार्ट है, ठीक है ना। और हम ये भी नहीं कह सकते कि टेक्निकल पार्ट को ही स्ट्रांग रखो, नॉन टेक पार्ट को ना रखो स्ट्रांग, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो पहला CBT है वो CBT दोनों बराबर है, मतलब 50 क्वेश्चंस टेक्निकल है और 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल है। तो ऐसे में दोनों में ही आपको वेटेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया किसी भी तरह से अगर क्वालिफाई हो तो दोनों में ही कोर्स कवर करना पड़ेगा। बस अच्छी बात यह है कि नॉन टेक पे यहाँ पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश है। नॉन टेक पे यहाँ पे एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग है, क्योंकि जनरली GS जैसे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि GS बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये 3 पोर्शन पे जो है वो ज़्यादा फोकस है। तो एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो सबसे अच्छा स्कोरिंग है, क्योंकि 50 में से अकेला 35 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से, 20 यहाँ से, 15 यहाँ से, तो अकेला 35 जो है वो यहीं से क्वेश्चन कवर होगा। और इंग्लिश, जो कि बच्चे हमारे बहुत ज़बरदस्त नहीं होते हैं लेकिन बेसिक जानते हैं, तो 15 अगर हम बात करें 15 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के रहने वाले हैं। तो मैं कहूँगा इतना टारगेट भी रखो कि 15 में से आप 5 या 7 क्वेश्चन भी सही अगर कर दो इंग्लिश के तो काफ़ी अच्छी बात है ना। तो 5 क्वेश्चन कोई मुश्किल काम नहीं है, 15 में से 5 सही करना, है ना। इतनी तो इंग्लिश सबकी बेटर हो ही गई है पढ़ के। तो 15 में से अगर आप 5-7 क्वेश्चन सही कर दें और इधर रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला के 35 में से अगर 25 से 30 क्वेश्चन सही कर दे तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे। उसके बाद टेक्निकल बात है, टेक्निकल में इतना कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, 50 क्वेश्चंस हैं। बस अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया हुआ है, और इसको ऐसे ही समझिए कि अगर आप बाकी पेपर की प्रिपरेशन जब कर रहे थे, चाहे वो SSC हो, RRB हो, अगर वो सिलेबस भी आपने अच्छे से किया हुआ है तो ये 50 क्वेश्चन में इतनी समस्या नहीं आएगी। 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे कम से कम। क्लियर है? तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या रखें बच्चों? तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, अपने टेक्निकल मार्क्स को सिक्योर करना। टेक्निकल मार्क्स को सिक्योर करना, अपने टेक्निकल के 50 क्वेश्चन को सिक्योर करिए पहले, जो कि सबसे पहले सिक्योर कहां से होगा? सिलेबस कवरेज से। लेकिन उस सिलेबस कवरेज में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे पोर्शन है जिससे मुझे मार्क्स ला सकता हूं। तो आपने सिलेबस देखा था बच्चों, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था इससे पहले सिलेबस को, ठीक है ना। उसमें बेसिक मैकेनिकल थी, तो बेसिक मैकेनिकल इज कंप्लीट मैकेनिकल, बेसिक मैकेनिकल को तो हटा ही दीजिए दिमाग से, ठीक है। बेसिक मैकेनिक्स को दिमाग से हटा दीजिए और बेसिक मैकेनिक्स समझ लीजिए आप, मैकेनिकल को तो हटा दीजिए दिमाग से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बाकी चीज़ें देखें तो हमारे पास मटेरियल साइंस है, जो कोर सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे। तो सबसे पहले जो आपको कोर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, क्योंकि इनमें आप ऑलरेडी अच्छे होंगे, अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि बाकी पेपर्स में भी ये आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको यही तैयार करने हैं, अपना मटेरियल साइंस, FM, HM,
है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट आना है आपके उसमें, ठीक है। FM, HM, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आपका थर्मल, जो सीधे सीधे सब्जेक्ट है, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सब मैंने बताया था आपको। आपका जो है सोम, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, सोम, मैकेनिक्स लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं डाल दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैकेनिकल लिखा है तो मैकेनिक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। टोम, इंडस्ट्रियल, क्लियर है, MD, ठीक है, मशीन डिजाइन मतलब आपका। देखो अब इतना टोटल जो है आपका, यही अपने आप में ठीक ठाक है। अगर मैं हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन भी लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 40 तो यही कवर हो जाते हैं। और सही बात भी होनी है ये, ठीक है, 40 से ज्यादा ही अकेले इनसे कवर होंगे बच्चों। मोर देन 40 क्वेश्चन, याद रखिएगा, मोर देन 40 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से कवर होंगे 50 में से। तो अब जो 5-7 क्वेश्चन अलग आ सकते हैं बच्चों, वो है हमारे वो टॉपिक जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं जनरली, लेकिन पढ़ के फिर भी जाएंगे। जैसे कि कैम, कंप्यूटर एडेड, ऐसे कैम नहीं बोलेंगे ऐसे, क्योंकि वो कैम होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग है, मतलब ये कैड है वैसे बेसिकली। तो कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, ठीक है, ये है आपका टॉपिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका है दैट इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा आपका टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूमेटिक टूल्स। अब देखिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आपको सर ने बताया होगा, क्योंकि सर ने इससे पहले एक वीडियो भी लिया था जमाल सर ने, कि प्रोडक्शन में इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सर ने बताया था इसमें CNC कोड्स पढ़ने हैं, इसमें आपका अनकन्वेंशनल प्रोसेस पढ़नी है, ये सब पढ़ाया था। वो सेशन जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, IOCL करके सिलेबस करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें जरूर देख लीजिएगा, वो सेशन होगा, तो वहाँ ये सब पढ़ाया है। और दूसरा चौथा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो अब याद रखिए बच्चों, इनके डर से आप ऐसा मत करिएगा कि इन टॉपिक के डर से आप ये भी ढंग से ना पढ़ के जाओ। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं आपको, 40 से ऊपर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने हैं पहले, तो पहले इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, इन्हीं का रिवीजन करो, इनको तैयार करो। क्योंकि अगर ये टॉपिक पढ़ने भी है ना बाई चांस आपको क्लियर करवा दो सर, तो हम करवाएंगे इन टॉपिक्स को भी कवर, न्यूमेरिकल के थ्रू करवाएंगे, मतलब MCQ के थ्रू करवाएंगे, टॉपिक डिस्कस करके करवाएंगे, लेकिन ये आपको हफ्ते भर से ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। 5-6 दिन में आप इतनी चीजें पढ़ोगे, इनके बेसिक चीजें, और वहां से आपका ये क्वेश्चन लगाओगे आप, मानो कुछ टॉपिक पे वो नहीं है, न्यूमेरिक टूल्स है, मानो पढ़ाने को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन MCQ लगवा दिए तो तब भी काम हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि इन टॉपिक से, ये तो ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना, तो इन टॉपिक से अगर आप बेसिक भी पढ़ के जाओगे 4-5 दिन में, तो 5 दिन भी बहुत हैं उसके लिए, और वो 5 डेज में, मतलब 1 वीक में, 1 वीक इज एनफ फॉर दिस। तो 1 वीक भी अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो उसमें से फिर भी 10 में से 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, समझ रहे ना। अगर 1 वीक भी पढ़ के जाओ, अगर हो सकता है 1 वीक पढ़ के भी जाओ, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ना कर पाओ, या 1 महीना पढ़ के जाओ तब भी ना कर पाओ, तो इसलिए रिस्क कहाँ लेना है, रिस्क वहां लेना है जहां की प्रोबेबिलिटी विनिंग की ज्यादा है, वो है ये वाला साइड। तो इन साइड में अगर आप जितना भी पढ़ के जाओगे, ये आपको बेनिफिट ही देगा, क्योंकि ये आपके अदर एग्जाम में भी यूज हो रहा है और यहाँ भी यूज होगा। तो इसलिए बच्चों इस चीज का भरोसा करिएगा कि मोर देन 40 क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, 40 या 40 से ज्यादा क्वेश्चन, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, इनके सारे टॉपिक कंप्लीट करके जाओ, रिवीजन करके जाओ। तो अभी आपको क्या करना है, इन्हीं का सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट चेक करना है आपको, ये चेक पॉइंट्स मैं बना रहा हूं, सबसे पहले चेक सिलेबस कवर्ड है कि नहीं है, ठीक है ना, सिलेबस को चेक करिए पहले, सबसे पहले सिलेबस कवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड, रिवीजन, क्या रिवीजन शीट्स बनी हुई है इनकी, किसी टॉपिक की नहीं बनी हुई है, मानो मेजरमेंट की नहीं बनी हुई है, सोम की नहीं बनी हुई, जो नहीं बनी हुई है उनको कंप्लीट करो। थर्ड, आपको क्या करना है, इसके MCQ ऑन ऑल, सभी सब्जेक्ट्स पे MCQ लगाइए, खासकर PSU बेस्ड। अगर PYQ लगा रहे हो तो PSU लगाओ, ठीक है, PSU वाले PYQ लगाओ, अगर PYQ लगा रहे हो तो PSU बेस्ड PYQ लगाओ, ठीक है। फोर्थ वन आपका PSU या फिर हमारी स्टेट जेई जैसी बुक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, या इसरो जैसे पेपर आए थे इसरो जेई के, वो भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसरो जेई के पेपर वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, इसरो जेई के पेपर, ठीक है, वो आप लगा सकते हो।
क्लियर। आरआरबी भी तो मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन इसरो जेई जैसे पेपर लगा सकते हो, ठीक है। आरआरबी के सिलेक्टेड लगा सकते हो, जैसे मैकेनिक्स लगानी है तो आरआरबी की लगा लो, है ना, मैकेनिक्स लगानी है तो आरआरबी की लगा दो, मैन्युफैक्चरिंग लगानी है आरआरबी की लगा दो, ठीक है। मटेरियल साइंस लगानी है तो आप अदर एग्जाम देखना पड़ेगा, आपको पीएसयू देखना पड़ेगा, एफएमएचएम पीएसयू देखो, मेजरमेंट मेट्रोलॉजी आरआरबी की लगा दो। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें आरआरबी में ज़्यादा टॉपिक कवर्ड हुए हैं, ज़्यादा रेंज ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आप आरआरबी से लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। इंडस्ट्रियल आप आरआरबी से लगा सकते हो, ठीक है। पर बाकी जो है ये आपको नॉर्मल स्टेट या पीएसयू एग्जाम से ही लगाने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ आ रही बात। तो ये 3 चीजें चेक करो। उसके बाद चौथी है टेस्ट सीरीज, कुछ मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, मॉक टेस्ट लगाइए जिनसे जो है आपको थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए कि भैया इतने टाइम में मैं 100 क्वेश्चन तरीके से कर पाऊँ। क्लियर बच्चों। तो आपको 30 डेज को अपने डिवाइड यही करना, और 5वां टास्क आपको जो रखना है वो 5वां टास्क यही होना चाहिए कि जो उधर वाला सेक्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन, तो जो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं उन 4 सब्जेक्ट्स को आपको शॉर्ट स्टडी करना है एंड बेसिक उनके एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक तो उसमें बहुत अच्छे हैं, जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आप एमसीक्यू आराम से लगा सकते हो, बहुत सारे करवा रखे हैं पहले भी, ठीक है। न्यूमेटिक टूल्स के थोड़े ढूंढने पड़ेंगे, और ऑपरेशन मैनेजमेंट के लगा सकते हैं थोड़ा से, और कैड के लगा सकते हैं, है ना। ये 3 टॉपिक ही हैं, चौथा तो मैंने कहा आसान ही है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले सिलेबस, जिसका सिलेबस कवर नहीं है वो 1 वीक लगाइए और सिलेबस को पहले अपने चेक करिए और दुरुस्त करिए कि क्या टॉपिक कंप्लीट नहीं है क्या नहीं है। दूसरा, अगला वीक लगाइए, 1 वीक लगाइए और रिवीजन शीट्स तैयार कीजिए अपनी, ठीक है। उसके बाद बचेंगे आपके पास 3 वीक। अब इन 3 वीक्स में आपको ये तीनों चीज़ें करनी है, उसके बाद बचे हुए 3 वीक्स में तीनों चीज़ें करनी है। तो 1 हफ्ते में रिवीजन शीट्स प्रिपेयर करिए अपनी, 1 हफ्ते पहले अपना सिलेबस चेक करिए। तो अगर आज से भी स्टार्ट करते हो कि यार मैंने जितना मैं प्रिपरेशन कर रहा था, चाहे एसएससी आरआरबी हो, क्योंकि अक्टूबर में एसएससी भी होना है, तो चाहे एसएससी आरआरबी हो जो भी हो, उनको आप किनारे करते हुए सबसे पहले चेक करिए कि मेरा सिलेबस कवर है यार, सारे टॉपिक जो लिखे हुए हैं ये सब कवर्ड हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, सेकंड वाले में आ जाइए कि इन सबकी रिवीजन शीट बना लेता हूँ फटाफट, बन गई है तो अगले वाले। तो 2 हफ्ते अभी ये काम है आपके पास करने के। फिर जो 3 हफ्ते बचेंगे आपके पास, वो 3 हफ्ते में आप आराम से एमसीक्यू लगाइए सुबह 2 घंटे, उसके बाद एक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना, और उन सब्जेक्ट्स में से कुछ नोट्स पढ़ लीजिए जो कराए जाएंगे आपको। समझ आ रही बात। तो इस तरह से बच्चों बहुत अच्छे से हम कवर कर सकते हैं अपना और एग्जाम भी। अब बात आती है नॉन टेक वाले पोर्शन की। तो नॉन टेक वाले पोर्शन में मैंने आपको सिंपल कहा है बच्चों कि आपको जो मेन फोकस करना है वो एप्टी है, दूसरा फोकस करना है आपका वो रीजनिंग है, ठीक है। तीसरा इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ मैं यही कहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी। तो मतलब अगर आप इस 5 वीक की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इनको तो पूरे 5 वीक की प्रैक्टिस करना है। एप्टी रीजनिंग को तो मैं कहूँगा पूरे 5 वीक लगाइए, क्योंकि एसएससी के लिए भी जरूरी है रीजनिंग। तो एप्टी रीजनिंग, एसएससी में एप्टी नहीं है लेकिन रीजनिंग है, तो ये तो पूरे 5 वीक रेगुलर प्रैक्टिस करिए 1 आवर, ठीक है ना। और इंग्लिश को जो है वो लास्ट 2 वीक में लगा लीजिए बस, या लास्ट वीक में भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वीक में भी लगा सकते हैं। लास्ट वीक में 1 आवर आप डेली लगाइए, ठीक है ना। ताकि बस इंग्लिश का क्या होता है, देखो इंग्लिश में कोई फिक्स क्वेश्चन तो होता नहीं है कि हमसे ये पूछा गया था और वही आ जाएगा पेपर में। एप्टी रीजनिंग में भी नहीं होता है, लेकिन एप्टी रीजनिंग में कम से कम डेटा बदल सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म सेम हो सकती है कि भाई हमसे पूछा है 2 आदमी पे काम करने पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एवरेज को निकालने को आ गया, सीरीज आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, कुछ भी आ गया, तो कम से कम वो चीज़ें तो फिक्स है। इंग्लिश में वो भी फिक्स नहीं है। इंग्लिश में आपको पता है अगर एंटोनिम सिनोनिम्स भी आया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कौन सा वर्ड पूछा जाएगा, है ना। वो कैप बेस्ड है आपका, जितना आपने लाइफ टाइम में सुना होगा आज तक उसी बेसिस पे आप कर पाओगे। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया कि भाई कहाँ पे आपको क्या एरर निकालना है, क्या फाइंड करना है, तो उसके अगर बेसिक रूल पता है आपको कि सिंगुलर प्लूरल इज कहाँ यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है, एस कहाँ यूज होता है, ईएस कहाँ यूज होता है, तो तभी वो चीज़ कर पाओगे, है ना। तो वहाँ तो वैसे भी बिल्कुल डिफरेंट आना है। तो उसमें यह है कि फ्लुएंसी लाने के लिए और रूल्स याद रखने के लिए ग्रामेटिकल ज़्यादा बेहतर है कि आप लास्ट हफ्ते में रूल्स याद रखें, क्योंकि इंग्लिश बहुत लंबी है। अगर सही आपको करना है कि इंग्लिश के 15 में से मेरे 10 से ऊपर सही होने चाहिए, तो वो 2 ही चीज़ों से सही हो सकते हैं, वो 1 हफ्ते की तैयारी से सही नहीं हो सकते। वो या तो लक से सही हो जाए, या फिर सही हो सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म आपकी इंग्लिश अच्छी ही है, शुरू से बेसिक्स आपका अच्छा ही है इंग्लिश में। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो 15 में से 15 या 10 तो नहीं आ सकते।
तो कम से कम ये है कि अगर ऐसा नहीं है, आपको पता है कि यार इतना अच्छा तो नहीं मैं कर पाता, तो कम से कम एक हफ्ते में पढ़ के बेसिक रूल पढ़ के आप 15 में से 7-8 तो सही कर दें। सिंपल सा लॉजिक है। और अपनी बाकी एनर्जी वहाँ दें जहाँ आप 100% सही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 5 हफ्ते जब टेक्निकल करोगे तो 1-1 घंटा, मतलब 5 हफ्ते में 1-1 घंटा रोज, तो आपका 35 घंटे की एप्टी रीजनिंग हो जाएगी। वो बहुत अच्छी है अपने आप में। ठीक है बच्चों। और सोर्सेस आपको सबको पता ही है, आप ऑलरेडी कोई मिड सिलेबस के बीच में ही होंगे, तो ऑलरेडी आप सब उसमें हैं ही, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जुड़े हुए हैं। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं बता ही देता हूँ, जो हमारे से करना भी चाहते हैं उनके लिए सामने यह है IOCL का कोर्स है आपके पास, कंप्लीट कोर्स टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। इसमें अगर आप कंटेंट खोल के, ये है बच्चों आपका न्यू कोर्स 2025 में मिलेगा आपको ये। तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस हैं, और अभी जमाल सर जो भी आपको गाइड करेंगे इसमें, ठीक है ना, आज से जमाल सर इसमें देखना शुरू कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर इसमें जो कंटेंट ऐड होना है वो ऐड हो जाएगा। तो वो आप आराम से यहाँ से कोई भी सेशन पढ़ सकते हैं जिसमें आप वीक हैं या जो बेहतर करना चाहते हैं। और दूसरी बात रही नॉन टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग क्लास भी है और एप्टी क्लास भी है। मैथ्स क्लास जो है वो एप्टी क्लास ही है, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड ये है, लॉजिकल रीजनिंग ये है, ठीक है। और इंग्लिश भी इस हफ्ते में कुछ प्रैक्टिस के लिए आपकी इंग्लिश भी ऐड होनी है। तो वो हमारा इसी हफ्ते में जो अपकमिंग वीक है उसमें तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इंग्लिश भी ऐड हो जाएगी और आपके टेक्निकल में भी जो पोर्शंस और ऐड होने वो भी ऐड हो जाएंगे। और तीसरा एक MCQ के कलेक्शन भी ऐड होगा, ठीक है ना। उस पर भी हम आज काम शुरू कर रहे हैं ताकि एक MCQ का कलेक्शन भी ऐड हो जाए। तो बस सोर्सेज आपके पास सारा रहेगा, बस मेन बात है कि आपको जो स्ट्रेटेजी बताए उस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो जो भी अभी तक बाई चांस कोर्स नहीं लिया और लेना चाहता है तो MIE कूपन कोड मत लगाइएगा। और जो ले चुका है या किसी और कोर्सेज में भी है जहां हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बस उसको सिस्टमैटिक पढ़ना शुरू करिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।